आज का हमारा टॉपिक भी कॉलर्स लॉ से रिलेटेड है और इसको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस भी बोलते हैं। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये लॉ किस पे एप्लीकेबल है और इस लॉ की एप्लीकेशंस क्या हैं, इस लॉ से हम क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इस चीज के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस लॉ को समझने के लिए आपको एक बेसिक पॉइंट समझना होगा कि कॉलर्स ने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स थे जो उन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर कंडक्टेंस को इनफाइनाइट डिल्यूशन पे ऑब्जर्व किया और जो उसकी ऑब्जर्वेशन थी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टेंस की इनफाइनाइट डिल्यूशन पे, वो टेम्परेचर था 298 केल्विन यानी कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड। उसने क्या देखा कि अगर हम डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स यूज करें और उन इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या हो, या तो कटायन कॉमन हो या अनायन कॉमन हो, तब वहां पे उसने एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन देखी कि उन दो इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर कंडक्टेंस का जो डिफरेंस था इनफाइनाइट डिल्यूशन पे, वो क्या था, ऑलमोस्ट सेम था। जैसे मैंने यहाँ पे तीन एग्जांपल आपके सामने लिख रखे हैं कि KCl की जो 298 पे इनफाइनाइट डिल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस आया, वो आया 149.9 और NaCl के लिए क्या आया, 126.5 आया। तो अगर आप इन दोनों का डिफरेंस देखोगे तो ये 23.4 बनेगा। और आप इन दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स में देखो कि अनायन सेम है, अनायन इज सेम, कटायन डिफरेंट है। और अगर इस केस में देखो तो अगर आप KPr और NaBr की कंडक्टेंस का डिफरेंस देखो फिर 23.4 आ रहा है। और इसी तरीके से अगर आप पोटेशियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट का एग्जांपल देखो तो इसमें भी डिफरेंस कितना आ रहा है, 23.4 आ रहा है। तो ये तीन एग्जांपल मैंने आपके सामने ऐसे रखे हैं जिनमें अनायन सेम है, कटायन डिफरेंट है। तो अगर आप इन सभी केसेस में देखो तो कटायन और अनायन डिफरेंट हैं, सॉरी कटायन डिफरेंट है और अनायन क्या है, सेम है। तो कंडक्टेंस का जो डिफरेंस आ रहा है वो 23.4 आ रहा है सभी केसेस में। अब आप एक और चीज ऑब्जर्व करो, यहाँ पे अगर आप देखो तो जो दोनों इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस का डिफरेंस है वो नो डाउट पोटेशियम और सोडियम की कंडक्टेंस पावर के डिफरेंस के कारण ही होगा, क्योंकि क्लोराइड दोनों में क्या है, सेम है। और जब आपने यहाँ पे Na पॉजिटिव और K पॉजिटिव का अपोजिट आयन को हम बोलते हैं काउंटर आयन। पहले यहाँ पे काउंटर आयन कौन था, क्लोराइड था। अब यहाँ पे काउंटर आयन कौन है, ब्रोमाइड है। यहाँ पे जाके काउंटर आयन कौन हो गया, नाइट्रेट हो गया। काउंटर मीन्स अपोजिट आयन। अगर आपने तीनों पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स में देखो, तीनों केसेस में देखो, तो काउंटर आयन बदलने के बाद भी कंडक्टेंस का जो डिफरेंस है इनफाइनाइट डिल्यूशन पे वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इस पूरे रिजल्ट से क्या कंक्लूड करते हैं, ये कंक्लूड करते हैं कि यहाँ पे जो कटायन की कंडक्टेंस के डिफरेंस हैं वो सेम है तीनों केसेस में, चाहे इनके साथ कोई भी काउंटर आयन क्या हो, अटैच हो। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, अगर डिफरेंस इनका सेम है तो इसका मतलब ये भी है कि K पॉजिटिव की कंडक्टेंस और Na पॉजिटिव की कंडक्टेंस क्या है, फिक्स है इनफाइनाइट डिल्यूशन पे। अगर ये फिक्स रहेगी फिर ही डिफरेंस क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। ठीक है, तो यहाँ से दो बातें आपने नोट करनी। एक तो डिफरेंस क्या रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है, चाहे आप काउंटर आयन कोई मर्जी चूज कर लो सोडियम और पोटेशियम के लिए। दूसरी बात, डिफरेंस क्या रह रहा है, फिक्स रह रहा है। इसका मतलब पोटेशियम और सोडियम की कंडक्टेंस क्या है, फिक्स है। तो इन तीन एग्जांपल से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, जो कॉलरस की ऑब्जर्वेशन थी कि हर एक आयन का कंट्रीब्यूशन जो उसने कंट्रीब्यूट करना है किसके लिए, मोलर कंडक्टिविटी के लिए इनफाइनाइट डिल्यूशन पे, वो हमेशा क्या रहता है, डेफिनेट रहता है। डेफिनेट मींस निश्चित रहता है। और वो जो कंट्रीब्यूशन उसने करना है वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि उसके साथ दूसरा आयन कौन सा है, इनरिस्पेक्टिव ऑफ अदर आयन, काउंटर आयन के नेचर पे डिपेंड नहीं करता। पोटेशियम और सोडियम ने जो कंट्रीब्यूट करना है ना टोटल मोलर कंडक्टेंस के लिए, वो सेम रहेगा, चाहे उनके साथ क्लोराइड अटैच हो, चाहे उनके साथ ब्रोमाइड अटैच हो, चाहे उनके साथ नाइट्रेट अटैच हो। तो हमने ये तीन एग्जांपल ऐसे देखे जिनमें हमने क्या चूज किए हैं, अनायन सेम चूज किए हैं।
और हमारे पास इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये आई है कि हर एक आयन का कंट्रीब्यूशन टोटल मोलर कंडक्टेंस के लिए हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है। डेफिनेट मींस फिक्स, निश्चित रहता है। और वो कंट्रीब्यूशन कभी भी काउंटर आयन पे डिपेंड नहीं करता। काउंटर मींस अपोजिट या अदर आयन पे डिपेंड नहीं करता। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन पे आयंस एक दूसरे से क्या मूव करते हैं, इंडिपेंडेंट मूव करते हैं। एक दूसरे पे उनकी मोशन डिपेंड नहीं करती। कटायन की मोशन अनायन पे डिपेंड नहीं करती, अनायन की मोशन कटायन पे डिपेंड नहीं करती। इसीलिए इस लॉ को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन बोलते हैं। तो इस पूरी ऑब्जर्वेशन से आपने एक बात कंक्लूड करनी है कि इनफाइनाइट डिल्यूशन पे जब किसी सॉल्यूशन को इन्फिनिटी तक डिल्यूट कर दिया जाए, वो पूरी तरह से डिसोसिएट हो गया हो, तो कटायन और अनायन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट मूव करते हैं और उनका टोटल मोलर कंडक्टेंस के लिए जो कंट्रीब्यूशन रहता है वो क्या रहता है, डेफिनेट या फिक्स रहता है। वो उनके काउंटर आयन पे डिपेंड नहीं होता। अब आपने एक चीज नोट करनी है, जो टर्म क्या हो जाए, फिक्स या डेफिनेट हो जाए, उस पे हम क्या लगा सकते हैं, अलजेब्रा लगा सकते हैं। अलजेब्रा मीन उन टर्म्स को हम ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कर सकते हैं। तो जो कंडक्टेंस है ना कटायन और अनायन की, वो जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन पे क्या हो जाते हैं, डेफिनेट हो जाते हैं और काउंटर आयन के नेचर पे डिपेंड नहीं करते, तब हम उन पे अलजेब्रा अप्लाई कर सकते हैं। तो इन बेसिक पॉइंट्स को देखने के बाद आपको ये क्लियर हो गया कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में कटायन और अनायन की मोशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन पे एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती। उनका टोटल कंडक्टेंस के लिए कंट्रीब्यूशन क्या रहता है, हमेशा फिक्स रहता है, चाहे उनके साथ कोई भी अपोजिट चार्ज का आयन प्रेजेंट हो। अब हम डिस्कस करेंगे जो बेसिक स्टेटमेंट है कॉलर्स लॉ की, वो स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट ये है कि जब किसी सॉल्यूशन को इन्फिनिटी तक हम डिल्यूट कर दें, इन्फिनिटी तक हमने डिल्यूट कर दिया, उसका वॉल्यूम कितना कर दिया हमने, इन्फिनिटी कर दिया, वॉल्यूम इन्फिनिटी कर दिया। जब वॉल्यूम इन्फिनिटी कर दिया तो हम ये वहां पे देख रहे हैं कि उसकी डिसोसिएशन क्या होगी, कंप्लीट होगी, मतलब अल्फा क्या हो गया, 1 हो गया। तब उस इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर कंडक्टिविटी होगी ना, मोलर कंडक्टिविटी वो क्या होगी, वो होगी सम ऑफ द लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी। जो उस इलेक्ट्रोलाइट के डिसोसिएशन से आयंस बनेंगे, उन आयंस की आयनिक कंडक्टिविटी, लिमिटिंग का मतलब यहाँ पे कंसंट्रेशन 0 होगी, वॉल्यूम क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया। तो उन आयंस की लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी का आपने सम कर देना है। सम करने के साथ साथ आपने सम किसका करना है, कटायन और अनायन की आयनिक कंडक्टिविटी का, बट साथ ही साथ उनके नंबर से भी मल्टीप्लाई कर देना है। अब आपको कटायन और अनायन का नंबर कैसे पता चलेगा, नंबर आपको उस कंपाउंड के या इलेक्ट्रोलाइट के फार्मूला यूनिट से पता चलेगा। ठीक है, कहने का मतलब मेरा ये है कि जब आप किसी भी सॉल्यूशन को इनफाइनाइटली डिल्यूट कर दोगे तो कॉलर्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर उसकी डिसोसिएशन कंप्लीट है तो आप उस इलेक्ट्रोलाइट की टोटल मोलर कंडक्टिविटी लिखने के लिए कटायन और अनायन की लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी का क्या कर दोगे, सम कर दोगे। ना सिर्फ सम करोगे, कटायन और अनायन के जितने नंबर्स हैं, कितने कटायन है कितने अनायन है, उन नंबर से भी उसको मल्टीप्लाई करोगे। बट उनका नंबर कैसे पता चलेगा, वो नंबर आपको उस इलेक्ट्रोलाइट के फार्मूला यूनिट से पता चलेगा। अब इसका एग्जांपल देखो कैसे इसको लिखना है पढ़े। अब जैसे NaCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो जब वो इन्फिनिटी तक डिल्यूट करेंगे, हम उसका वॉल्यूम इन्फिनिटी करेंगे, अल्फा उसका 1 होगा, तो हम अगर NaCl की टोटल कंडक्टेंस लिखेंगे तो इस NaCl के फॉर्मूला से हमें पता चल रहा है भी इसमें एक Na पॉजिटिव है, एक Cl नेगेटिव है। तो कॉलर्स लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसकी टोटल मोलर कंडक्टेंस जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, आयनिक कंडक्टेंस ऑफ, ये आयनिक कंडक्टेंस है, लिमिटिंग आयनिक कंडक्टेंस, लिमिटिंग का मतलब ये इनफाइनाइट डिल्यूट है, आयनिक मतलब ये कटायन की कंडक्टेंस है, कटायन की कंडक्टेंस प्लस अनायन की कंडक्टेंस, और इन दोनों का नंबर कितना है, 1 1 है, फार्मूला यूनिट से नंबर से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो कटायन और अनायन की कंडक्टेंस का सम करके और उनके नंबर से मल्टीप्लाई करके हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की टोटल मोलर कंडक्टेंस लिख सकते हैं NaCl के केस में। अब देखो पोटाशियम नाइट्रेट के केस में कैसे लिखेंगे, फार्मूला यूनिट में एक पोटाशियम है और एक ही नाइट्रेट है, तो हम क्या करेंगे, कटायन की कंडक्टेंस का अनायन की कंडक्टेंस के साथ सम कर देंगे और उनके नंबर से
मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कॉलर्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने NaCl की मोलर कंडक्टेंस लिख दी और किसकी लिख दी, पोटेशियम नाइट्रेट की लिख दी। अब मैग्नीशियम क्लोराइड का फार्मूला यूनिट क्या बता रहा है, इसमें एक तो मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव है और 2 Cl नेगेटिव है। तो अब मैग्नीशियम का नंबर 1 है, क्लोराइड का नंबर 2 है, आयन 2 है आपके। तो कैसे लिखेंगे हम टोटल कंडक्टेंस, सम ऑफ द कंडक्टेंस ऑफ कैटायन एंड अनायन मल्टीप्लाइड बाय देयर नंबर मैग्नीशियम का 1 है और क्लोराइड का नंबर कितना है, 2 है। तो आपने टोटल मोलर कंडक्टेंस लिखने के लिए इन फाइनल डिल्यूशन पे लिमिटिंग आयनिक कंडक्टेंस है जो कैटायन और अनायन की, उनका सम कर देना है। ना सिर्फ आपने सम करना है, जितना उनका नंबर है जो उनका फार्मूला बता रहा है, फार्मूला यूनिट बता रहा है, उस नंबर से भी मल्टीप्लाई करना है। फोर्थ केस देखो, एल्यूमिनियम सल्फेट है। एल्यूमिनियम सल्फेट के फार्मूले में आपको एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव 2 मिल रहे हैं और सल्फेट कितने मिल रहे हैं, 3 मिल रहे हैं। तो आपने एल्यूमिनियम की कंडक्टेंस में सल्फेट की कंडक्टेंस को ऐड कर देना है, ना सिर्फ ऐड करना है, एल्यूमिनियम के नंबर कितने हैं 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और सल्फेट का नंबर कितने 3 है, तो इस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कॉलर्स लॉ क्या है कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन पे कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाते हैं, और जब वो डिसोसिएट करते हैं तो कैटायन और अनायन टोटल कंडक्टेंस के लिए एक फिक्स कंट्रीब्यूशन करते हैं, और वो फिक्स कंट्रीब्यूशन उनके अपोजिट आयन यानी कि काउंटर आयन के नेचर पे डिपेंड नहीं करता। तो जब टर्म्स इंडिपेंडेंट हो जाती हैं तब हम उन पे अलजेब्रा अप्लाई कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, टोटल कंडक्टेंस को लिखेंगे कंडक्टिंग ऑफ द कैटायन प्लस कंडक्टेंस ऑफ द अनायन मल्टीप्लाइड बाय देयर नंबर्स। ये बेसिकली इस लॉ की क्या है, स्टेटमेंट है। अब इस लॉ की सबसे जो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं वो मैं 3 डिस्कस करूंगा। और एप्लीकेशंस क्या हैं, ये एप्लीकेशन ये है कि हम इनसे वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डिल्यूशन पे पता कर सकते हैं। अगर आपको याद हो, हमने लास्ट लेक्चर्स में जब ये किया था कि अंडरूट ऑफ सी और लैम्डा एम के जब हम प्लॉट करते हैं तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में आपको इस तरीके का ग्राफ देखने को मिलता है। जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम होती है आयंस की स्पीड बढ़ती है, और स्पीड बढ़ने से कंडक्टेंस में इंक्रीज आता है। तो ये ग्राफिकली अगर हम इस ग्राफ को एक्सटेंड कर दें, एक्स्ट्रा प्लॉट कर दें, तो जहां पे ये कट करेगा आपको वहां से लैम्डा नॉट की वैल्यू मिल जाएगी। बट वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं रहता। कंसंट्रेशन जब जीरो के नजदीक पहुंचती है तो वहां पे जाके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा इंक्रीज करना शुरू कर देता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़नी शुरू हो जाती है, और जैसी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ती है तो उससे कंडक्टेंस में शार्प इंक्रीज आता है। और ये लाइन है जो ये लैम्डा एम वाली एक्सिस की क्या होगी, पैरेलल होगी। और जब दो लाइंस पैरेलल हों तो वो कभी एक दूसरे को कट नहीं करती। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर आप इस प्लॉट को जितना मर्जी एक्सटेंड करते जाओ, ये कर्व को कट नहीं करेगा, इस एक्सिस को कट नहीं करेगा। अगर एक्सिस को कट नहीं करेगा तो हमें वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा एम नॉट कैसे पता चलेगा। तो ग्राफिकल मेथड से हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का कर्व है जो उसको एक्स्ट्रा प्लॉट करके इनफाइनाइट डिल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस नहीं निकाल सकते, वीक के लिए। स्ट्रॉन्ग के लिए निकाला जा सकता है। तो फिर क्वेश्चन ये पैदा होता है कि हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लैम्डा एम नॉट को यानी कि मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन को कैसे पता करें। तो इसके लिए हम हेल्प लेते हैं किसकी, कॉलर्स लॉ। नोट करना है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लॉ नहीं है, स्ट्रॉन्ग के लिए है, बट इसको यूज करके हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस को निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, एग्जांपल देखो। जैसे हमने एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टेंस को इनफाइनाइट डिल्यूशन पे पता करना है, तो हमें पता है कि एसिटिक एसिड का जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग इसकी जो टोटल कंडक्टेंस होगी वो एसीटेट की कंडक्टेंस और H पॉजिटिव की कंडक्टेंस का क्या होगी, सम होगी। अगर हमें एसीटेट और H पॉजिटिव की कंडक्टेंस का वैल्यू पता चल जाए तो हम दोनों को ऐड कर देंगे और एसिटिक एसिड की हमें कंडक्टेंस पता चल जाएगी। बट एसीटेट और H पॉजिटिव की कंडक्टेंस हम इनडायरेक्टली कहां से पता करेंगे, वो पता करेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से। तो एसीटेट आयन की कंडक्टेंस पता करने के लिए हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यूज कर लेते हैं, कौन सा, सोडियम एसीटेट। सोडियम एसिटेट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसकी लैम्डा एम नॉट हमें ग्राफिकल मेथड से पता है जो मैंने इस तरफ डिस्कस किया है।
तो जब हम ग्राफिकल मेथड अप्लाई करेंगे तो इसकी हमें मोलर कंडक्टेंस पता है, और अकॉर्डिंग टू कुरलॉक्स लॉ इसकी जो मोलर कंडक्टेंस होगी वो क्या होगी, आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ एसीटेट और आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ Na पॉजिटिव, क्योंकि दो आयन है इसमें और दोनों का नंबर 1 1 है। इसी तरीके से जो HCl की कंडक्टेंस होगी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ग्राफिकल मेथड से हमें पता है वो क्या होगी, आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। और NaCl की जो कंडक्टेंस होगी वो क्या होगी, कंडक्टेंस ऑफ Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब आप नोट करो कि हमें क्या चाहिए, इन तीनों इलेक्ट्रोलाइट्स का हमें वैल्यू पता है ग्राफिकल मेथड से। अगर हम इन तीनों इलेक्ट्रोलाइट्स पे इस तरीके का अलजेब्रा अप्लाई कर दें कि पहले दोनों को हम ऐड कर दें और NaCl को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो आपके पास देखो क्या बचेगा, ये टर्म मैंने दोनों ऐड कर दी और लास्ट वाली टर्म मैंने क्या कर दी, सब्ट्रैक्ट कर दी। तो इन पे अलजेब्रा अप्लाई करने के बाद क्या होगा, Na पॉजिटिव और Na पॉजिटिव कैंसिल हो जाएंगे, Cl और नेगेटिव और Cl नेगेटिव भी कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास ये दो टर्म्स ही बचेंगे। और इन दोनों का सम किसके बराबर होता है, एसिटिक एसिड की कंडक्टेंस के इक्वल होता है इनफाइनाइट डिल्यूशन पे। इसका मतलब ये हुआ कि एसिटिक एसिड की जो मोलर कंडक्टेंस होगी इनफाइनाइट डिल्यूशन पे, उसको हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस पे अलजेब्रा अप्लाई करके इनडायरेक्ट मेथड से पता कर सकते हैं, ग्राफिकल तो नहीं पता चलता। तो इसके लिए हमने क्या किया, तीन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सोडियम एसीटेट, HCl और NaCl की लैम्डा m नॉट की वैल्यू यूज की और उन पे अलजेब्रा क्या अप्लाई किया, सोडियम एसीटेट में HCl की वैल्यू को ऐड कर दिया और NaCl को सब्ट्रैक्ट कर दिया। और ये अलजेब्रा अप्लाई करने के बाद आपके पास दो आयंस की कंडक्टेंस बचेगी और इन दोनों आयंस की कंडक्टेंस का सम किसके इक्वल होगा, एसिटिक एसिड की कंडक्टेंस के इक्वल होगा। तो इस इनडायरेक्ट वे से हमने एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टेंस को पता कर लिया। अब दूसरी बात, अगर आप इस ग्राफ को देखो तो मैंने ये कहा था कि आपको जब कंसंट्रेशन जीरो को अप्रोच करती है तो अल्फा यहां से बढ़ना शुरू हो जाता है, किसके केस में, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में नंबर ऑफ आयंस बढ़ने शुरू हो जाते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा डिसोसिएट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो किसी भी कंसंट्रेशन पे जो वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस होगी, अगर हम उसे लैम्डा सी लिख लें, और आपको पता है कि जब हम इसे इनफाइनाइटली डिल्यूट कर देंगे तो ये कर्व तो कट करता नहीं इसको, बट हमने इनडायरेक्ट वे से इसका क्या निकाल लिया, लैम्डा m नॉट निकाल लिया। इनडायरेक्ट वे से हमने इसका लैम्डा m नॉट निकाल लिया, और जब ये लैम्डा m नॉट इसकी कंडक्टेंस होगी तब ये पूरी तरीके से डिसोसिएट हो गया होगा, तब इसका अल्फा कितना होगा, 1 होगा। और कंसंट्रेशन C पे ये पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं हुआ, तब इसकी कंडक्टेंस क्या है, लैम्डा C है। तो अगर हम इन दोनों कंडक्टेंस की रेशियो निकाल दें ना तो हमें अल्फा पता चल जाएगा। अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो दूसरी इसकी एप्लीकेशन क्या है इस लॉ की, जब आपने किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का क्या पता कर लिया, लैम्डा नॉट पता कर लिया वीक इलेक्ट्रोलाइट का, अगर आप गिवन कंसंट्रेशन C पे जो मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू है उसको इनफाइनाइट डिल्यूशन की मोलर कंडक्टेंस से डिवाइड कर दोगे तो जो आपके पास रेशियो आएगी उस रेशियो से आपको क्या पता चल जाएगा, अल्फा पता चल जाएगा। अल्फा क्या होती है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा पता करने का मेथड क्या है, आप गिवन कंसंट्रेशन C की मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू को इनफाइनाइट डिल्यूशन की मोलर कंडक्टेंस से डिवाइड कर दो, क्योंकि यहाँ पे पहुंच के इलेक्ट्रोलाइट ऑलमोस्ट डिसोसिएट हो जाता है, अल्फा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो अगर आप कंसंट्रेशन C की रेशियो निकालोगे लैम्डा m नॉट के साथ तो आपको वैल्यू पता चल जाएगी किसकी, अल्फा की। तीसरी बात, हमने ओस्टवार्ड डिल्यूशन लॉ किया था और उसमें कहा था कि किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। और अगर आपका इलेक्ट्रोलाइट बहुत ज्यादा वीक है तो उस केस में अल्फा वेरी वेरी लेस देन 1 होगा। तो आप इस एक्सप्रेशन को Ka डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड लिख दूं मैं अगर, तो वो लिखोगे C इंटू अल्फा स्क्वायर, और अल्फा की वैल्यू आपके पास कितनी है, लैम्डा m लिख लो चाहे C लिख लो, डिवाइड बाय लैम्डा नॉट है, और इसका क्या कर दोगे आप, स्क्वायर कर दोगे। तो अगर आपको अल्फा पता चल जाए, अल्फा का स्क्वायर करो और C से मल्टीप्लाई करो, आपको क्या पता चल जाएगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट पता चल जाएगा। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, पहली बात तो लैम्डा m नॉट निकाल सकते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट का, दूसरी बात अल्फा निकाल सकते हैं, और तीसरी बात इससे क्या निकाल सकते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट।
अब तीनों एप्लीकेशन को डिस्कस करने के लिए हम एक न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे एसिटिक एसिड का। आपको दिया गया है कि कंडक्टिविटी है, जो कंडक्टिविटी मींस कप्पा ऑफ एसिटिक एसिड हैविंग कंसंट्रेशन 0.01 मोलर। एसिटिक एसिड की कितनी है 1.65 into 10⁻⁻⁴ साइमन पर सेंटीमीटर है। और आपको सोडियम एसीटेट HCl और NaCl की लैम्डा m नॉट दी गई है और हमें पूछा गया है कि लैम्डा m निकालो, अल्फा निकालो और क्या निकालो, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड निकालो। तो ये तीन हमने प्रॉब्लम्स क्या करनी है, सॉल्व करनी है, और तीनों में हम कॉलर्स लॉ की क्या लेंगे, हेल्प लेंगे। सबसे पहले लैम्डा m मोलर कंडक्टेंस निकालने का फार्मूला क्या होता है भी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू 1000 डिवाइड बाय मोलैरिटी, जो हमने पीछे डिस्कस किए हैं। तो आपको स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो दी गई है वो दी गई है आपको 1.65 into 10⁻⁻⁴ साइमन पर सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 1000 और कंसंट्रेशन आपको दी गई है 0.01। तो जब आप इन फैक्टर को सॉल्व करोगे तो आपके पास बचेगा ये ऊपर 100 चला जाएगा, 1000 पहले है तो ये 10⁻⁵ बन जाएगा, ये -4 है तो 10 बच जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल आपकी क्या आ जाएगी, लैम्डा m आ जाएगी। ये आ गई आपकी मोलर कंडक्टेंस, जो आपका पहला क्वेश्चन था। अब अगर हम गिवन कंसंट्रेशन की जो वैल्यू है उसको लैम्डा m नॉट से डिवाइड करते हैं, लैम्डा m को डिवाइड करते हैं किससे, लैम्डा नॉट से, तो यहाँ से अल्फा आ जाएगा। अब आपको लैम्डा m तो पता है 16.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल है, बट आप इनफाइनाइट डिल्यूशन पे लैम्डा m नॉट कैसे पता करोगे। ये हमने अभी पीछे डिस्कस किया था कि अगर आपको 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दिए गए हैं एसिटिक एसिड के केस में, तो आपने क्या करना है, एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टेंस निकालने के लिए सोडियम एसीटेट की कंडक्टेंस जो इनफाइनाइट डिल्यूशन पे है उसमें HCl की कंडक्टेंस को तो ऐड कर देना है और NaCl की कंडक्टेंस को माइनस कर देना है। ये हमने पीछे अभी डिस्कस किया। तो तीनों की वैल्यूज यूज करो, सोडियम एसीटेट की वैल्यू है 71.7 और HCl की है 369.3 और NaCl की है 101.7। और अगर आप इन तीनों वैल्यूज को यूज करके लैम्डा m नॉट निकालोगे तो ये आपके पास अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा 339.3 के करीब आंसर आएगा आपके पास साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी लैम्डा m नॉट की। तो आपको मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डिल्यूशन पे पता चल गया, इसकी वैल्यू यहाँ पे रखो 339.3 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो यहाँ से आपको अल्फा पता चल जाएगा और जो आपका अल्फा आएगा वो अराउंड अबाउट 0.042 आएगा सॉल्व करने के बाद। जब आपको अल्फा पता चल गया तो के ए निकालने के लिए आपने क्या करना है, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा लगाना है। ठीक है, तो सी आपका कंसंट्रेशन जो गिवन है इस क्वेश्चन में 0.01 है, अल्फा 0.042 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा और नीचे आ जाएगा आपका 1 माइनस 0.042 और इसे सॉल्व करोगे जब आपको अप्रोक्सीमेट आंसर मिलेगा 1.8 into 10⁻⁻⁵। तो ये आपकी के ए की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से सबसे पहले कॉलर्स लॉ को यूज करके हमने लैम्डा m नॉट निकाला एसिटिक एसिड का, 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के मोलर कंडक्टेंस को यूज करके, उससे अल्फा निकाला और उससे क्या निकाला, डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाला। तो ये हमने पूरा टॉपिक डिस्कस किया कॉलर्स लॉ के बारे में, जिसको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस भी बोलते हैं, और उसकी एप्लीकेशंस को हमने डिस्कस किया।